Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हम नेस्टेड इफ़ की बात करेंगे बट विद लाइव कोडिंग एग्जांपल्स. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम किस तरह की डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड लेट्स गो टूवर्ड्स द बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम नेस्टेड इफ़ की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर में, और थ्रू एग्जांपल्स हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि नेस्टेड इफ़ का क्या मतलब है. मैंने आपको क्रूड लेवल पे ये बताया था कि नेस्टेड इफ़ का मतलब है इफ़ विद इन इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, यानी कि आपके पास पहले से इफ़ कंडीशंस चल रही हैं, उसके अंदर आपने इफ़ कंडीशंस फर्दर लगा दी हैं. जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई तो तब ठीक है. तो देखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं और देखते हैं कि हम उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे. पहला जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखी है वो है चेक द वर्किंग एज रेंज ऑफ अ कैंडिडेट. ठीक है, पहले भी हमने इस तरह का एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सिर्फ ये कहा था सिंपली कि क्या आपकी एज वोटिंग एज रेंज में आती है या नहीं, यानी कि ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 18 है. इस केस में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. वो इस तरह से कि यू हैव लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जिसकी जो है वर्क एलिजिबिलिटी नहीं है. फिर देयर इज़ अ रेंज बिटवीन 18 to 60 जिनकी एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क है. एंड देन इफ़ दे आर ग्रेटर देन 60 तो आप उन्हें कहेंगे कि यू मस्ट लुक फॉर योर पेंशन, यू आर नॉट इन द एलिजिबल रेंज. ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी डिपेंडिंग ऑन के सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडिंग एग्जाम्पल है, बट लेट्स कोड इट एंड सी कि हमारे पास किस तरह की वो आती हैं. सबसे पहले तो अगेन जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना था, वेरिएबल क्रिएट कर दिया. आई विल आस्क यूज़र टू एंटर देयर एज. आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि इट इज़ अ पोर्टल ऑफ सम सॉर्ट जहाँ पे लोग अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर रहे हैं. प्लीज़ एंटर योर एज. के आगे मैंने एक कॉलन लगा दिया है. देन आई आस्क के स्कैनफ से मैं यूज़र की एज इनपुट करवा लेती हूँ इनटू वेरिएबल एज. अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं कहूँगी कि %d साइन विद इन कोटेशन मार्क्स बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर स्कैनफ की. उसके बाद हम कहते हैं कि दैट इज़ एंड एज में इसको स्टोर करवा दें. तो यहाँ तक द प्रोग्राम इज़ प्रिटी मच द सेम. अब हमने चेक करनी है कंडीशन. तो मैं ऐसे कहती हूँ कि इफ़ पहली कंडीशन क्या चेक करे कि क्या वो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है या नहीं है. ठीक है, तो पहली तो ये कंडीशन हो गई. आई सेड कि इफ़ एज इज़ लेस देन 18 यू हैव टू प्रिंट दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. You are not eligible to apply. Apply, you must work, I guess. You must study. इसका मतलब है कि अगर अब मैं else लिखती हूँ तो else में कौन सी एज रेंज आएगी which is greater than 18, यानी कि अगर उसकी एज रेंज less than 18 नहीं है तो जब मैं else में आऊँगी उसका मतलब है anything that is above 18 is supposed to be catered by else, यानी कि else में जो भी चीज़ें मैं लिख रही हूँ उसमें तो सारी की सारी एज रेंज आ जाएगी. लेकिन अगर आप देखें तो मैंने आपको स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे पास एक और ग्रुप है 18 से 60 तक का. ठीक है, आपने उसको भी बताना है और आपने 60 अबव को भी बताना है. सो विच मीन्स नाउ वी हैव टू कंडीशंस. यहाँ पे 2-3 तरीके हैं इस प्रोग्राम को करने के, जिसमें से एक हम चूज़ कर रहे हैं अभी विच इज़ नेस्टेड इफ़. नेस्टेड इफ़ का मतलब ये कि अब एल्स के अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन ऐड कर रही हूँ, यानी कि एल्स की जो बाउंड्रीज़ हैं इटसेल्फ वो ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स हैं. तो उसमें भी तो हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, सब पोर्शन ऑफ द कोड लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कोई इफ स्टेटमेंट भी लिख सकती हूँ. जितनी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम अभी तक पढ़ के आए हैं उसमें से जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ लिखी जा सकती हैं एज अ इंस्ट्रक्शन.
तो इसका मतलब ये है कि अब मैं एक इंडिपेंडेंट इफ कंडीशन लिखती हूँ, जो कि क्या होगी, पहली रेंज ये है कि अगर तो उसकी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, या फिर उसकी एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 60 है. That is the group that we are looking for and that is the group that we are printing the message for. तो इसका मतलब यही है, ये हमने पहले भी देखा कि हमें उसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. नाउ इफ यू सी, मैं एंटर करूंगी जैसे ही, तो स्कोप मेरे पास एक इंडेंटेड फॉर्म में आएगा. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आप डेव C++ पे देखें, ऑलरेडी उसने एक ये लाइन के थ्रू मुझे बता दिया है कि ये एल्स का स्कोप है, ये एल्स की स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इफ की हैं. ठीक है, तो वो स्कोप को एक लाइन के थ्रू आपको डिफाइन करता जा रहा है कि ताकि आप उसको चेंज ना करें, कहीं पे आप मिस ना कर दें क्लोज करना या ओपनिंग करना किसी एक स्कोप की. इसके अंदर आप प्रिंट करवाएंगे कि यू आर एलिजिबल टू वर्क, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स. ठीक है, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकती हूँ, बिकॉज वी हैव बिन यूजिंग ओनली सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शंस, आई विल बी यूजिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ओवर हियर. तो मैं 2 इंस्ट्रक्शंस के मैं इसको लिख देती हूँ कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, एलिजिबल टू अप्लाई, और इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं \n डाल के और सेम इंस्ट्रक्शन में ही जो है वो दूसरी स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकती हूँ. बट इन ऑर्डर टू शो यू कि हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, मैं इसको 2 लाइंस में लिख रही हूँ. यानी अब मैं दोबारा से इसको नीचे लिख देती हूँ, विच इज़ फिल इन योर डिटेल्स. ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट होनी चाहिए विद इन दिस स्कोप ऑफ इफ. ठीक है, अब इस इफ का भी तो कोई एल्स होगा ना. ठीक है, इस इफ का भी एक एल्स है, या तो हम यहाँ पे भी एक और कंडीशन दे सकते हैं, हम इस इफ के अंदर भी एक इफ लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस थी वही ओवर हो गई. यानी कि हमारे पास कंडीशंस 3 ही हैं, जिसमें से पहली कंडीशन को हमने चेक कर लिया लेस देन 18 को, हमने दूसरी कंडीशन को चेक किया कि क्या वो 18 और 60 के दरमियान है कि नहीं. अब इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रह गई है जो कि एल्स से केटर हो सकती है विद इन दिस वन, यानी कि इसके लिए सेपरेट एल्स नहीं होगा बल्कि ये इस इफ का एल्स है. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने में कि दिस इफ हैज़ दिस एल्स, और इस इफ का एल्स जो है वो ये वाला है. यानी ये होगा कि ये इफ एल्स तब चेक होंगे जब आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, अदरवाइज ये स्कोप चेक ही नहीं होगा एल्स का. राइट, तो यहां पे मैं लिखूंगी कि प्रिंट एफ यू आर इन एज रेंज एलिजिबल फॉर पेंशन. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जिसमें आप देख रहे हैं कि इट इज़ गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रोग्राम्स बिफोर. इसको अगर आप देखें तो अब हमने क्या किया है, हम इफ़ के अंदर भी नेस्टेड इफ़ लगा सकते हैं, एल्स के अंदर भी नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं. यानी उसकी बॉडी ऑफ कोड के अंदर आप किसी तरह की भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर सकते हैं. मैंने एल्स के अंदर लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है आपको बताना कि सिर्फ इफ़ के अंदर ही नेस्टेड इफ़ नहीं हो सकता, एल्स के अंदर भी नेस्टेड. यानी कि नेस्टेड का मतलब ये है कि यू आर अप्लाइंग दोज कंडीशन विद इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इफ कंडीशन या कंडीशनल कंट्रोल्स. ठीक है, तो इसका मतलब अब ये होगा कि जब मैं इसको रन करूँगी, आई होप हैवंट मेड एनी मिस्टेक्स सिंटैक्टिकल और अदरवाइज, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है उसमें से डीबगिंग करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. ठीक है, ओके, सो इट्स टेलिंग मी दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, विच इज, let me check again, else without a previous if. अच्छा, this is if and this is else. ये if क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, मैंने उसके आगे क्या डाला हुआ है, टर्मिनेशन साइन
wrongly I placed that termination sign over here, which means कि क्या हो रहा है, जब मैं ये वाला else रन कर रहा है ये प्रोग्राम, तो वो कह रहा है कि उससे पहले तो कोई if ही नहीं है, क्योंकि if का सिंटैक्स रॉन्ग है तो उसने वो वाली जो स्टेटमेंट है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया और उसने कहा मेरे पास तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है कि इससे पहले कोई if है. नाउ इफ़ यू सी देयर आर नो एरर्स एंड नाउ इट इज़ आस्किंग मी प्लीज़ एंटर योर एज. हम वन बाय वन तीनों तरह की एजेस जो हैं उनकी रेंज को चेक करते हैं. सबसे पहले अगर मैं 12 एज रेंज लिखती हूँ, इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. हुआ क्या आपके पास कि पहला जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया और पहली कंडीशन चेक हुई और उसने कहा कि ये एज जो है लेस देन, इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो लेस देन 18 है, यानी एज रेंज इज़ लेस देन 18, तो उसका मतलब है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. अब आप देखें कि उसके नीचे 14 से लेके 26 तक फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं. तो आपका कंट्रोल कितना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो गया कि उसने अगर ये सीक्वेंशियल कंट्रोल होता, सीक्वेंशियल वो प्रोग्रामिंग का जो है स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे होते, तो होता क्या कि आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन 14 से 26 तक भी लाइंस को एग्जीक्यूट करता, विच इज़ एक्सटेंसिव एंड विच इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आपने इंस्टेड क्या करवा लिया, आपने कहा अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब है आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके कंपाइलर को अगली वाली कंडीशंस रन करने की ही ज़रूरत नहीं है. उसने पहला मैसेज प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट. ठीक है, पहली अगर ट्रू हो गई है कंडीशन. तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दूसरी रेंज में कोई और जो है वैल्यू आती है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस 35 ओवर हियर, राइट. मैंने कहा 35 है, तो इसने मुझे कहा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, फिल इन योर डिटेल्स. ठीक है, क्योंकि मेरी एज रेंज किस में आ रही है, बिटवीन 18 एंड 60. नाउ इट इज़ आस्किंग मी टू फिल इन माई डिटेल्स ओनली बिकॉज पहला जो इफ़ था उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है. तो इट चेक्ड एल्स, लेकिन एल्स के अंदर फर्दर कंडीशनिंग थी. एल्स के अंदर आपने फर्दर एक कंडीशन लगा दी दैट यू वॉक थ्रू दैट गेट. अब आपको एक और कंडीशन चेक करनी है और वो ये है कि क्या 80 से 60 के दरमियान में रेंज है या नहीं है. दिस वॉज ट्रू, दैट्स वाई इट वॉज एग्जीक्यूटेड. अब उसने इस केस में इस एल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन. इट सेड, मैं कहती हूँ कि एज है 65. नाउ इफ़ यू सी इट इज़ आस्किंग मी कि यू आर इन एज रेंज एलिजिबल फॉर पेंशन, राइट. तो इसका मतलब ये है कि इसने मुझसे ये कहा गिव मी द नंबर. मैंने नंबर दिया, उसने फर्स्ट कंडीशन चेक की, उसने कहा ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये स्किप हो गया. एल्स पे आ गया आपका प्रोग्राम ने एल्स पे आके देखा कि फर्स्ट वाला इफ़ जो है वो भी फॉल्स हो गया, इस रेंज में भी नहीं आता, तो उसने ये भी स्किप कर दिया, इस पोर्शन को भी उसने स्किप कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं किया. एंड देन इट रैन द ओनली पॉसिबिलिटी जो कि एल्स की थी, दैट यू आर इन द रेंज विच इज़ अवेलेबल फॉर पेंशन. तो अगर आप देखें, दिस प्रोग्राम टोल्ड यू कि हम किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इफ़ एंड एल्स की कंडीशन को या नेस्टेड इफ़ की कंडीशन को. ठीक है, विद इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. अच्छा, इसके बाद हम एक और छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें व्हाट इफ़ आई आस्क यू टू चेक द नंबर्स, लाइक आइडेंटिफाई. मैं इस ही प्रोग्राम को एलिमिनेट कर देती हूँ फ्रॉम हियर टिल हियर. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैं आपको कह रही हूँ identify largest number. A few lectures ago I already told you कि ये वाला प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम 3 नंबर्स में से देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है. और मैंने आपसे कहा था कि इट विल बी लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वी डिड बिफोर, क्योंकि 2 के दरमियान में से लार्जर चेक करना इज सिंपल, राइट. ये वो उसमें क्या है कि आप एक ऑपरेटर लगाते हैं, आपको पता चल जाता है कौन सा नंबर इज लार्जर. लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं. अब जस्ट ब्रेक द मोनोटनी और हम XYZ ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ABC, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा सेम नेम के वेरिएबल्स यूज कर लिए हैं. प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर.
then you ask it to enter your second number, और फिर आप उसे कहते हैं कि अपना थर्ड नंबर भी एंटर कर दें, थर्ड नंबर, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली हर नंबर के लिए हमें स्कैनफ की इंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेस करनी पड़ेगी। आई आस्क्ड इट टू प्लेस इट इन वेरिएबल x, अगेन वेरिएबल y एंड वेरिएबल z, ठीक है। अब हमने 3 वेरिएबल्स ऑलरेडी ले लिए हैं। अगर आप देखें तो हमारा काम यहीं से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो गया। अब आई आस्क इट फॉर एन इंटीजर नंबर, आप उसको डबल के साथ भी चेक कर सकते हैं, आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी चेक कर सकते हैं, आप उसे किसी भी और डेटा टाइप के साथ चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद दैट, यू कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे नाउ द लॉजिक इज, अब लॉजिक क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ कि किसी एक नंबर को फिक्स कर लेती हूँ और उसको चेक करती हूँ कि क्या वो दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, बड़ा है या नहीं, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। कि मैं पहली अपनी इफ कंडीशन देती हूँ कि इफ माई नंबर दैट आई एम प्लेसिंग x, क्योंकि मैंने x वेरिएबल रखा हुआ है, इज x ग्रेटर देन y और नॉट। अगर तो x y से ग्रेटर है तो डू समथिंग, राइट। मैं अभी देखती हैं इसके अंदर फर्दर कंडीशंस लिखूंगी, पहले मैं इसी का एल्स बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि एल्स में क्या आएगा। अच्छा, एल्स का मतलब ये है इफ x इज ग्रेटर देन y, मुझे ये भी चेक करना है अगर तो x सबसे बड़ा नंबर है। बेसिक तरीका, सबसे पहले तो आप ये सोचें, सब कुछ छोड़ दें, अपनी प्रोग्रामिंग और सब कुछ छोड़ दें, सबसे पहले 3 नंबर लिखें पेपर पे और आप खुद मुझे बताएं कि किस तरह चेक करेंगे कि इन नंबर्स में से, फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्लाइंड फोल्डेड और यू हैव दोज नंबर्स इनसाइड समथिंग जो आपको नज़र नहीं आ रहे, आप कैसे चेक करेंगे कि इन नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक नंबर को फिक्स करेंगे और चेक करेंगे क्या वो दोनों से ग्रेटर है या नहीं। अगर वो दोनों नंबर से ग्रेटर है, इसका मतलब है दैट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम हम चेंज करके कर देते हैं, यही लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ नंबर्स, राइट। यानी 3 नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें से हमने बताना है लार्जेस्ट कौन सा है। तो अगर पहला नंबर x जो है दैट इज ग्रेटर देन y एंड दैट इज ग्रेटर देन z, इसका मतलब है x इज लार्जेस्ट, ठीक है। यही फिक्स्ड काम हमने दोनों दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी करना है, ठीक है ना। हमने x को पहले फिक्स किया, मैंने चेक किया क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x ग्रेटर देन z है, अगर तो वो दोनों से ग्रेटर है इसका मतलब है वो लार्जेस्ट है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, लेकिन जब हम उसे प्रोग्रामिंग में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है आप लोगों को, वरना ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज़ जो है इट इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ द अदर्स तो उसका मतलब है वो ग्रेटेस्ट है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं एक और कंडीशन लिखती हूँ इसमें जो कि कहती है कि इसी के अंदर, इफ के अंदर मैंने 2 बातें आपसे कही कि पहली बात तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या ग्रेटर देन y है, अगर ग्रेटर देन y है तो क्या वो ग्रेटर देन z भी है या नहीं है। तो मैं उसके लिए एक और कंडीशन लगा लेती हूँ इसमें, दैट सेज कि क्या x जो है वो ग्रेटर देन z है। अगर तो x ग्रेटर देन z भी है तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, लार्जेस्ट है। तो मैं प्रिंट करवाऊंगी प्रिंट f के x इज लार्जेस्ट, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगेन हम पहले एक तरीका देख लेते हैं कि %d जो भी नंबर आपने प्लेस किया है कमिंग फ्रॉम x इज लार्जेस्ट, या मैं सिंपली लिख सकती थी x इज लार्जेस्ट, मुझे ऑप्शनल वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं भी थी अगर मैं ना चाहती तो, ठीक है। उसके बाद मैं उसे कहूँगी कॉमा x, यानी कि x से वैल्यू लेके प्लेस होल्डर में प्लेस कर दे विच इज़ दिस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पहला तो मेरे पास ये पोर्शन आ गया। अब इस इफ़ का भी तो कोई एल्स होगा ना, यानी कि अगर वो ग्रेटर नहीं है z से तो उसका मतलब है वो लेस है z से। इन दैट केस दैट इज़ नॉट ग्रेटर, बल्कि कौन सा ग्रेटर है, z ग्रेटर है, ठीक है। z कैसे ग्रेटर हुआ कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि x y से ग्रेटर है और x z से भी ग्रेटर है, तो उसका मतलब ये है
कि जो आपकी की जो स्टेटमेंट है वो ये आई कि x दोनों से ग्रेटर है, दैट इज वाई x इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, इफ के केस में, पहले इफ के केस में x इज ग्रेटर देन y, ये ट्रू हो गई, इसका मतलब है x y से तो ग्रेटर है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया, यानी y इज स्मॉलर। उसके बाद उसने दूसरी कंडीशन चेक की तो वो फॉल्स हो गई, यानी कि x z से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, लेकिन x y से ग्रेटर है। तो दैट मीन्स कि ऑर्डर में अगर देखें तो कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ, z ग्रेटेस्ट हुआ ना, क्योंकि y तो पहले ही स्मॉलर था x से, तो इसका मतलब है z अगर x से भी बड़ा है तो इसका मतलब है z ग्रेटेस्ट हुआ, ठीक है। तो एल्स के केस में मेरे पास क्या आ सकता है, मैं लिख सकती हूँ कि आप क्या प्रिंट करें, विच इज ग्रेटर, z is greater or the last value that we have entered by the user is greater। यहाँ पे किससे वैल्यू आ जाएगी, z is greater, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये चीज़ें तो कंप्लीट हो गई हमारे पास, एक तो नेस्टेड इफ कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने एक और इफ लगाया था, इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई थी, उसी का एल्स भी हैंडल कर लिया। अब मेरे पास जो फर्स्ट इफ कंडीशन थी उसका एल्स है। पहली इफ कंडीशन ये थी कि x इज ग्रेटर देन y, अगर तो x ग्रेटर देन y है ये सब कुछ चेक होना है, लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि x इज लेस देन y, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला एल्स रन होना है। इफ x इज लेस देन y तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या y z से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी तो चेक करना है, हमने z को तो ऊपर चेक कर लिया कि z ग्रेटर है या लेस है, y को अभी तक चेक नहीं किया। तो अगर यहाँ पे y ग्रेटर है तो मैं उसको चेक करूंगी क्या y z से भी ग्रेटर है, क्योंकि अगर वो z से ग्रेटर है इसका मतलब y इज द ग्रेटेस्ट। तीनों वेरिएबल्स के लिए सेम चीज कर रहे हैं, उसको बाकी दो से कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इससे कहूंगी कि इफ y is also greater than z, then y is greater, right? आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, y is greater, y is greater, ठीक है, या लार्जेस्ट। और इसी का else भी तो है, इसी स्टेटमेंट का else भी है, विच मीन्स कि आपके पास y जो था, ये कंडीशन कब आई, जब y वॉज ग्रेटर देन x। अब y ग्रेटर देन x है लेकिन y लेस देन y z है, तो इसका मतलब है कि कौन सा जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी कि z लार्जेस्ट है, यानी कि जो z है वो लार्जेस्ट है, y लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि वो दोनों से लार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में भी z इज़ लार्जेस्ट इन केस। तो हम अगर आप देखें इस प्रोग्राम में हमने तीनों को 1 बाय 1 चेक कर लिया है, हमने इस वेरिएबल को लिया दूसरे वेरिएबल के साथ, तो तीसरे वेरिएबल के साथ देखा कि अगर वो ग्रेटर है तो वो ओवरऑल ग्रेटर होगा। सो अब आप देखें तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी एक्सटेंसिव होती जा रही है, यानी ये प्रोग्राम इज़ अबाउट 36 लाइन्स लॉन्ग, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इट इज़ आस्किंग मी टू एंटर माई फर्स्ट नंबर। अच्छा, मैं फर्स्ट नंबर एंटर करती हूँ 7, सेकेंड नंबर मुझसे पूछ रहा है, मैं सेकेंड नंबर एंटर करती हूँ 5 और थर्ड नंबर एंटर करती हूँ 8। क्लियरली एट दिस पॉइंट हमें पता है कि 8 लार्जेस्ट है। हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम हमें बता सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट है। एग्जैक्टली ये देखें उसने भी यही कहा है कि 8 लार्जेस्ट है। इट मीन्स कि जितनी भी लॉजिक हमने लगाई थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब वी डोंट हैव टू फाइंड आउट कि कितने नंबर्स हैं क्या है, वी डोंट हैव टू कंपेयर देम आवरसेल्व्स। हर दफ़ा हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया और हर दफ़ा जब हम उसमें वैल्यूज़ एंटर करते जाते हैं हमें बताता जाता है कि वो किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। एक और दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमारे पास अगर हम डिफरेंट तरह के वेरिएशंस दें तो क्या आएगा। मैं कहती हूँ फर्स्ट नंबर इज़ 75, सेकेंड नंबर इज़ 82, थर्ड नंबर इज़ 50। अब मुझे क्लियरली पता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 82। देखते हैं प्रोग्राम उसे सही बता रहा है। एग्जैक्टली इट्स सेइंग दैट 82 इज़ लार्जेस्ट। सो यू सी कि हमने एक प्रॉब्लम को
फॉर्मुलेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ अ कोड, और उससे हम वो काम करवा रहे हैं जो कि हम शायद खुद हमें करना पड़ता, नंबर्स को कंपैरिजन करना पड़ता, मे बी दे आर द वैल्यूज ऑफ कमिंग फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट, और हम उसको खुद ही से ऑटोमेट करके बता रहे हैं कि अच्छा ये वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. दिस वाज सम सीरियस प्रोग्रामिंग कमिंग अप. तो इसके बाद आपको मैं कहूँगी कि यू एक्सपेरिमेंट मोर, यू प्रैक्टिस मोर ऑफ द कोड्स. अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो डू ट्राई मेकिंग द लॉजिक ऑन द पेपर फर्स्ट एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू योर प्रोग्राम्स, क्योंकि हमने देखा था एल्गोरिदम कम्स फर्स्ट एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू द प्रोग्राम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा. विद मोर कॉन्सेप्ट्स कमिंग इनटू द प्रोग्रामिंग कोडिंग इटसेल्फ गेटिंग अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन बिफोर और कॉम्प्लेक्स दैन बिफोर, लेकिन वो उतने ही हिसाब से इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है. हम डिफरेंट तरह के सिनेरियोज को उस कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और उससे हमें वो चीज़ ज़्यादा समझ में आना शुरू हो गई है कि हम किस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर किस तरह की कोडिंग लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं. द मोर यू गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड द मोर यू अंडरस्टैंड कि आपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स किस तरह से बनानी है. एंड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग लॉजिक्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसका सिंटैक्स क्या है, या obviously it is a part, लेकिन it is a smaller part than making the logics, क्योंकि अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है, आपको फंडामेंटल्स आते हैं, तो वो आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सो until next lecture, Allah Hafiz.